स्वागत है आपका ओनली पीसीएस में। हम अपने लास्ट सेशन में साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी चर्चा हमने कंप्लीट कर ली थी मैपिंग के सेक्शन में। आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। हमारा पढ़ने का जो क्रम होगा वो वैसा ही होगा कि हम सबसे पहले अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में जो कुछ मूलभूत बातें हैं उसको जानेंगे। उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देशों को देखेंगे और देशों में भी जो कुछ प्रमुख देश जिनकी राजधानियों के बारे में अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस ने कई बार 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट 4 एक देश दे देगा और 4 राजधानियां दे देगा। उनमें से आपसे 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक कि आपको सुमेल करवाना होता है ना, कि ए का चौथा हो गया, बी का दूसरा हो गया, सी का पहला हो गया, ऐसे करके सुमेल करवाने का एक आता है। दूसरे टाइप का जो प्रश्न होता है वो ये होता है कि 4 देश दे दिया गया, 4 राजधानी दे दिया गया, उनमें से कोई एक करेक्टली मैच्ड नहीं होगा। जो करेक्टली मैच्ड नहीं होगा उसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तीसरा तरीका 4 देश 4 राजधानी दे दी गई और उनमें से कोई एक ही ऐसा होगा जो करेक्टली मैच्ड होगा, तो आपको उसे फाइंड आउट करना होता है। तो ये 3 तरीके से राजधानियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में भी हम सबसे पहले देशों को देख के उसकी राजधानियों के बारे में देख लेंगे, फिर उसके चारों तरफ की वाटर बॉडीज, और फिर जैसे सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं वैसे सीक्वेंस में हम पूरे अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपके सामने ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप बना हुआ है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहला महाद्वीप कौन सा है तो वो एशिया है। एशिया के बाद अफ्रीका का नंबर है, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, 4 हो गए। फिर 5वें पर आपका है अंटार्कटिक, फिर यूरोप और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। ठीक है, तो ये आपका क्रम है। अंटार्कटिक आप 20 से हटा भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। आप बाकी 6 का ध्यान रखिए कि एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। आप इन 6 का भी ध्यान रखेंगे तो अक्सर प्रश्न इन्हीं में से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आप क्रम ध्यान रखिए। दूसरी चीज, अफ्रीका जो महाद्वीप है ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज्यादा देश प्राप्त हो रहे हैं। सबसे ज्यादा देश मतलब टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करेंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट से भी ज्यादा कंट्रीज अफ्रीका महाद्वीप में है। इसलिए अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं तो उसका उत्तर भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट होगा। ठीक है, तीसरी बात, अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे होकर 3 लैटिट्यूड लाइंस गुजरती हैं। 3 लैटिट्यूड लाइंस का मतलब इक्वेटर यानी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ये तीनों की तीनों रेखाएं इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं। ठीक है, चौथी बात, जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है जिसको ग्रीनविच लाइन कहा जाता है, जो वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको डिसाइड करता है, वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती है। तो यानी इस हमारे पृथ्वी पर 4 जो मुख्य लाइंस मानी गई हैं उन चारों लाइंस जो हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से होकर गुजर रही हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ मेजर विशेषता हो गई। क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप जो है यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है ना, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में से आता है। केवल इसके कुछ कंट्रीज हैं जो अच्छे खासे डेवलपमेंट कर पाए हैं, बाकी ओवरऑल अफ्रीका महाद्वीप सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। इसीलिए इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है तो दूसरा काम इसकी वाटर बॉडीज चारों तरफ कौन सी हैं उसको देखना है। ठीक है, तो वाटर बॉडीज हम शुरू करते हैं वेस्ट की तरफ से। तो आप देखें वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, यानी अटलांटिक महासागर है, ये सदर्न अटलांटिक ओशन का पार्ट है। ठीक है, आगे जाएंगे उत्तर की तरफ तो यही अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। यहां पर देखिए ये है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। तो उत्तर में या उत्तर पूर्व की तरफ अगर आप देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर है, जो कि अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। ठीक है, तीसरी तरफ अगर आप आएंगे
तो यहाँ पर ये जो आपको हिस्सा, ये येलो वाला हल्का से ये जो हिस्सा दिख रहा है, इसके इस तरफ अगर आप देखेंगे तो अब ये यहाँ से ये एशिया का हिस्सा शुरू हो गया। तो ये जो बचा आपका, ये डॉटेड लाइन जो मैं दिखा रहा हूँ, ये है आपका रेड सी, लाल सागर, यानी पूरब की दिशा में आपका पूरा लाल सागर है। लाल सागर के बाद ये पूरा का पूरा क्षेत्र लाल सागर का है, और यहाँ पर आएंगे तो आपका ये गल्फ ऑफ अदेन मिल जाएगा, गल्फ ऑफ अदेन, जो कि इंडियन ओशन का भाग है या अरब सागर का भाग है। ठीक है, तो ये आपका फिर इस तरफ आपका पूरा इंडियन ओशन आ गया। ठीक है, ईस्टर्न एरिया में इंडियन ओशन आ गया। इंडियन ओशन के बाद यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये आपका एक चैनल है जिसको कहा जाता है मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, तो ये वाटर बॉडीज हैं मुख्य रूप से जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के चारों तरफ पाए जा रहे हैं। दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो फिर से वही सदर्न ओशन आपका पाया जाएगा, दक्षिणी महासागर पाया जाएगा या अंटार्कटिक ओशन पाया जाएगा। वैसे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशन और इंडियन, इसका जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें इंडियन ओशन का ही विस्तार ज़्यादा पाया जाता है, जो सदर्न ओशन है वो और ज़्यादा नीचे पाया जाता है। तो इस तरफ इंडियन ओशन है और इस तरफ अटलांटिक ओशन है। इसके जो एकदम निचला हिस्सा है उसके बीच में आप देखेंगे तो इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन एक दूसरे से मिलते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये वाटर बॉडीज हो गए। वेस्टर्न में अटलांटिक ओशन, उत्तर में मेडिटेरेनियन सी, फिर रेड सी और गल्फ ऑफ अदेन के साथ साथ इंडियन ओशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये कुछ वाटर बॉडीज हो गई अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। अब अगली बात हमें क्या देखना है मुख्य रूप से अफ्रीका के बारे में, तो सबसे पहले एक ओवरव्यू लेंगे हम इसके देशों के बारे में, है ना। सारे देशों को नहीं देखेंगे, सारे देशों की राजधानियों को नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ कुछ देश ऐसे हैं जिनकी राजधानियां आपसे एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद रखी जाती है, तो हम सिर्फ उन्हीं देशों को देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले नॉर्थ से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये है मोरक्को। ठीक है, सबसे ऊपर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए तो यह है मोरक्को, और मोरक्को की राजधानी है रबात। तो मोरक्को की राजधानी रबात हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आई ये अल्जीरिया है, तो अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स हो गई। ठीक है, मोरक्को की राजधानी रबात, अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स। फिर आपका ये है ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया की राजधानी है ट्यूनिस, ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस। फिर है आपका लीबिया, लीबिया की राजधानी है ट्रिपोली। ठीक, फिर आप आ जाइए इधर है इजिप्ट, इजिप्ट यानी जिसको आप मिस्र कहते हैं, उसकी राजधानी कैरो, कैरो। ठीक, ये नॉर्थ के हैं जो अटलांटिक ओशन को या मेडिटेरेनियन सी को टच कर रहे हैं। ठीक है, भूमध्य सागर को टच कर रहा है। तो भूमध्य सागर को अगर आप देखें तो ये अल्जीरिया है, ये ट्यूनिस है, ये लीबिया है, ये इजिप्ट है, ये टच कर रहे हैं। और ये जितने भी शहर अभी तक हमने देखे ये सभी कोस्ट पर हैं, इसलिए ये बंदरगाह शहर के रूप में भी बहुत ज़्यादा फेमस रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कैरो के बाद आप नीचे आइए तो यह है सूडान, और सूडान की राजधानी है खार्तूम। ठीक है, सूडान के बाद यहाँ पर आइए एक छोटा सा देश है इरिट्रिया, इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा, अस्मारा। ठीक है, तो इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। फिर जिबूती है, ये छोटा सा देश, जिबूती की राजधानी भी जिबूती ही है। ठीक, फिर है इथोपिया, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, अदीस अबाबा। फिर आपका यह है सोमालिया, सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। ठीक है, फिर है केनिया, केनिया की राजधानी है नैरोबी। फिर आप आ जाइए तंजानिया, तंजानिया की राजधानी है आपका दार एस सलाम। ठीक, फिर आइए मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो। ठीक है, फिर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, है ना। वैसे साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया है, डरबन है और केप टाउन। ठीक, वो तीनों हम देखेंगे, या प्रिटोरिया है, केप टाउन है और ब्लोएम फाउंटेन है, ये 3 राजधानियां हैं, डरबन नहीं है। ये 3 राजधानियां हैं साउथ अफ्रीका की, उसको अभी हम बाद में डिटेल में देखेंगे। ठीक, अभी हम तटवर्ती क्षेत्रों को देख रहे हैं। फिर आइए नामीबिया, नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। ठीक है, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। फिर ये है अंगोला, अंगोला की राजधानी है लुआंडा। ये है जायरे, जायरे की राजधानी है किंसासा, जायरे की राजधानी किंसासा। ये है कांगो, कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले। ठीक, कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले। इसके बाद आप आ जाइए
यहाँ पर गैबोन देश है, इसकी राजधानी छोड़ दीजिए। इक्वेटोरियल गिनी है, छोड़ दीजिए। कैमरून है, छोड़ दीजिए। नाइजीरिया है, इसकी भी राजधानी आप छोड़ दीजिए। फिर आ जाइए घाना। घाना की राजधानी आपको ध्यान रखना ये है अक्रा। तो घाना की राजधानी अक्रा। घाना के बगल में है टोगो, टोगो की राजधानी लोमा, ठीक। और फिर आइवरी कोस्ट की राजधानी आबिदजान, आबिदजान ये है आइवरी कोस्ट की राजधानी। ये तीन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए सियरा लियोन, सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। लाइबेरिया बीच में है, जिसकी राजधानी मोन्रोविया है, लेकिन वो नहीं ध्यान रखना है। सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आप ऊपर चले जाइए तो यह है सेनेगल, सेनेगल की राजधानी डकार है, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सेनेगल की राजधानी डकार है, वो ध्यान में रखना है। ये माली है, माली की राजधानी है बमाको, ये आपको ध्यान में रखना है, माली की राजधानी बमाको। यह है वेस्टर्न सहारा, इसकी राजधानी एल एवियन, लेकिन वो आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद अंदर के देशों में अगर आप आएंगे तो अंदर आप आइए, ये है रवांडा, रवांडा कंट्री, रवांडा की राजधानी है किगाली, ये आपको ध्यान में रखना है। बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बरा, ये आपको ध्यान में रखना है। युगांडा की राजधानी कंपाला, ये ध्यान में रखना है, ठीक। फिर जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, ये आपको ध्यान में रखना है। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी राजधानियां आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एटलीस्ट इतना आपको ध्यान में रखना होगा। अब आपको कहेंगे कि सर ऑलमोस्ट तो बता ही दिया, तो ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रखते हैं, ठीक है। ये हमने एक बार आपको मेजर जो कंट्रीज हैं उनको दिखा दिया, उनकी जो राजधानियां हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत आपने एक बार लोकेशन ले लिया, एक बार उनको देख लिया, ठीक है। अब हम जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे तो उसी पढ़ने के क्रम में आप बाकी जो चीज़ें हैं वो आप जान जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पढ़ने का जो तरीका होता है उसी के दौरान जो भी मुख्य शहर आएंगे, जो मुख्य राजधानियां होंगी, उनकी जो विशेषताएं होंगे, उनके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट की स्टडी अपना। चलिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप आइए फिजिकल मैप पे। हाँ यहां पर आइए, यह है फिजिकल मैप अफ्रीका का, ठीक है। फिजिकल मैप में आइए और फिजिकल मैप में सबसे पहले जहां से हमने शुरुआत किया था ये कॉर्नर से, वही कॉर्नर पे आइए तो आपको यहां पर एक जगह दिखेगी जिसका नाम है एटलस माउंटेन। आप यहां पर देखिए उत्तर पश्चिम की दिशा में आपको मिलेगा एटलस माउंटेन, ठीक है। तो एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन जो है वो सबसे सिंपल क्वेश्चन, एटलस माउंटेन किस कॉन्टिनेंट में है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट किया जाए तो एटलस माउंटेन अफ्रीका के किस कोस्ट पर स्थित है? तो उत्तर पश्चिम कोस्ट पर, ठीक है। एटलस माउंटेन जहां पर आपने देखा उसी में अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो आपको दिखेगा माउंट टुबकुल। यह है माउंट टुबकुल, हल्का सा नीचे की तरफ है ना। माउंट टुबकुल इस एटलस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट टुबकुल, ठीक है। एटलस माउंटेन के बारे में अगर बात करें तो एटलस माउंटेन बेसिकली 3 देशों में फैला हुआ है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। यहां पर आपने देखा था मोरक्को, मोरक्को के बाद इस तरफ देखा था अल्जीरिया और फिर इस तरफ देखा था ट्यूनीशिया। ये 3 देश हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो आप ये मैप में ऐसे देख सकते हैं। यहां पर ये देखिए, ये है मोरक्को, ये है आपका मोरक्को, ये है अल्जीरिया और यह है ट्यूनीशिया। और इन्हीं 3 देशों में ऐसे फैला हुआ है आपका एटलस माउंटेन, ठीक है। तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन तीनों में फैला हुआ है आपका एटलस माउंटेन, ठीक है। एटलस माउंटेन के बारे में अगर हम कुछ चीज़ें जाने, कुछ और बातें जाने तो आप अपने एटलस में देखेंगे तो एटलस माउंटेन जहाँ पर है वहाँ पर लिखा होगा हाई एटलस, मिडिल एटलस, है ना, लो एटलस, ऐसे करके लिखा होगा। फिर ट्रांस एटलस या
पार एटलस करके ऐसे करके लिखा होगा, ठीक। तो जो हाई एटलस का एरिया है उसी एटलस वाले क्षेत्र में माउंट टुबकुल आपको मिलेगा, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट टुबकुल केवल एटलस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की नहीं कही जा रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एटलस माउंटेन की बात करें तो 3 देशों में फैली है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में, ठीक है। इसके अलावा यह एक न्यूली फोल्डेड माउंटेन है। न्यूली फोल्डेड माउंटेन यानी नवीन वलित पर्वत है, यानी कि यह भी एक सेनोजोइक एरा में बना हुआ माउंटेन है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि माउंटेन बिल्डिंग के 4 सीरीज हैं, जिसमें प्री कैम्ब्रियन में जो बने थे, प्री कैम्ब्रियन वाले को क्या कह रहे थे हम, तो ये आर्कियन, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था पैलियोजोइक, पैलियोजोइक को क्या कह रहे थे, तो कैलिडोनियन, कैलिडोनियन, ठीक है। फिर मेसोजोइक, मेसोजोइक को क्या कह रहे थे, तो हर्सिनियन, हर्सिनियन। और फिर आपका सेनोजोइक, सेनोजोइक को कहते हैं अल्पाइन, ठीक है। वैसे अल्पाइन पर्वत उसे कहा जाता है जहां पर 2 महाद्वीप महाद्वीप जो प्लेटें होती, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेटों का जब टक्कर होता है तो उसको अल्पाइन माउंटेन्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये भी एक सेनोजोइक युग में बना हुआ है, इसलिए ये भी एक अल्पाइन टाइप का माउंटेन है या न्यूली फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। अब अटलस माउंटेन के 2 तरफ अगर आप देखिए तो एटलस माउंटेन के नीचे अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका पूरा सहारा डेजर्ट फैला हुआ है ना। एटलस माउंटेन के नीचे पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो सहारा मरुस्थल का है, सहारा डेजर्ट। और एटलस माउंटेन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंट में ये आप देखें मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा है और साथ ही साथ ये नॉर्थ अटलांटिक सी है, यानी कि एटलस माउंटेन जो है वो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी वाले क्षेत्र को अलग करते हैं सहारा डेजर्ट वाले क्षेत्र से, ठीक है। ध्यान रखना है कि अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी के कोस्टल एरियाज को एटलस माउंटेन रेंज सहारा डेजर्ट के ड्राई एरियाज से सेपरेट करती है, अलग करती है, ठीक है। तो हमने एटलस के बारे में एक चीज और जान ली। तीसरा चीज ये जानिए कि माउंट टुबकल जो है वो किस देश में है, तो माउंट टुबकल जो इसके हाईएस्ट पीक है वो मोरक्को देश में स्थित है, ठीक है। इसके बाद यहां पर हमने कुछ शहरों को देखा था। यहां पर जहां एटलस माउंटेन है, एटलस माउंटेन के पास में ही अगर आप देखेंगे तो आप कुछ शहर पाएंगे, उन शहरों का क्रम देखिए, ठीक है। शहरों का क्रम क्या है वो दिखाते हैं आपको। चलिए यहां पर आइए, ये मोरक्को है। मोरक्को की राजधानी अगर आप देखें तो यहां तट पर है, यह है रबात, ठीक है। और मोरक्को का एक महत्वपूर्ण शहर मराकेश भी है, ठीक है। तो मोरक्को की राजधानी रबात हो गई, एकदम अटलांटिक ओशन के कोस्ट पर है, ठीक है। फिर आप आइए मोरक्को के बाद यह है अल्जीरिया, तो अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स, अल्जियर्स, ठीक। उसके बाद फिर है आपका ट्यूनीसिया, और ट्यूनीसिया की राजधानी तट पर है ट्यूनिस। और फिर है लीबिया, लीबिया की राजधानी है ट्रिपोली। ये 4 शहर आपको देखना है, चारों नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट है। सबसे पहले रबात है, रबात के बाद अल्जियर्स है, अल्जियर्स के बाद ट्यूनिस है, ट्यूनिस के बाद ट्रिपोली है, ठीक है। ये 4 शहर का वेस्ट टू ईस्ट आपको क्रम ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 4 के चारों चूंकि कोस्ट पर स्थित है तो ये 4 के चारों जो है वो एक पोर्ट भी है, एक बंदरगाह के रूप में भी डेवलप्ड है, ठीक है। इसके बाद ये रबात और अल्जियर्स एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए लीबिया की राजधानी है ट्रिपोली और ट्यूनिस की राजधानी है ट्यूनीसिया की राजधानी है ट्यूनिस। ये जो ट्यूनिस और ट्रिपोली हैं ये दोनों तटीय क्षेत्र क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो लीबिया और ये जो ट्यूनीसिया है, लीबिया और ट्यूनीसिया जो हैं वो खनिज तेल उत्पादन के लिए फेमस हैं, और उसमें लीबिया की राजधानी ट्रिपोली और ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस, इन दोनों
के जो रीजन्स हैं उन्हीं में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ट्रिपोली और ट्यूनिस क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन के लिए मुख्य रूप से फेमस है। ठीक है, अब जहां पर आपने ट्रिपोली देखा है, ट्रिपोली के ही हल्का सा नीचे अगर आप देखेंगे, ये ट्रिपोली है, ट्रिपोली के हल्का सा अगर आप नीचे देखेंगे यहां पर लगभग ये जहां मैंने पॉइंट रखा है, तो आपको एक जगह दिखेगा जिसका नाम है अल अजीजिया। अल अजीजिया लीबिया में ही है। तो लीबिया देश में एक शहर है अल अजीजिया, जो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे हॉट प्लेस है, सबसे गर्म स्थान है। यानी कि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में किसी प्लेस का टेम्परेचर अगर सबसे ज़्यादा मापा गया है तो वो अल अजीजिया है। कुछ समय पहले तक लीबिया का जो अल अजीजिया है वो दुनिया का सबसे गर्म स्थान हुआ करता था, लेकिन दो साल पहले डेथ वैली को ये दर्जा दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पर तो एक समय में ही 57 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन जो डेथ वैली है, डेथ वैली में 52-54 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे साल बना रहता है टेम्परेचर। तो इसलिए कंटिन्यूअसली लगातार गर्म रहने की वजह से अब डेथ वैली दुनिया का सबसे गर्म स्थान घोषित कर दिया गया है। लेकिन अल अजीजिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे गर्म स्थान है, जो लीबिया में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अब आप और आगे चलिए। इसी क्रम में जिस तरीके से आप तटों पर शहरों को देख रहे थे, उसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। तो लीबिया के बाद जो देश है ना, या लीबिया में ही एक और शहर आपको दिख जाएगा, यहां पर देखिए बेंगाजी, ये भी एक बंदरगाह है। ठीक, तो ट्रिपोली के साथ साथ बेंगाजी भी एक बंदरगाह है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ये है इजिप्ट। इजिप्ट यानी मिस्र। मिस्र की राजधानी है कैरो, जो देखिए यहां पर ये है कोस्ट पर। ठीक है, कैरो, और कैरो के बगल में ही और कोस्ट पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर एक जगह मिलेगा अलेक्जेंडरिया। तो अलेक्जेंडरिया, ठीक है, तो इजिप्ट में दो लोकेशन देखना है, एक कैरो जो इजिप्ट की राजधानी है, और दूसरा अलेक्जेंडरिया जो मेडिटेरेनियन सी पर स्थित है, एक पोर्ट है। ठीक है, अब हम कैरो की बात करते हैं, मिस्र की बात करते हैं। ठीक है, मिस्र की बात करते हैं। तो मिस्र की जो राजधानी है वो कैरो है, या हिंदी में इसी को काहिरा भी लिखा जाता है। ठीक है, तो काहिरा पहली बात तो मिस्र की राजधानी है। ठीक, दूसरी बात, ये जो मिस्र की राजधानी कैरो है, यही ये स्थित है नील नदी के डेल्टा क्षेत्र पर। यहां से देखिए ये आपकी नील नदी आ रही है, ये पूरी नील नदी है, और ये नील नदी के डेल्टा वाले क्षेत्र में ही स्थित है ये कैरो, मिस्र की राजधानी। अब चूंकि नील नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है, उसके बेसिन का जो एरिया होगा वो सेडिमेंट्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होंगे। इसलिए नील नदी बेसिन के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर खेती प्रचुर मात्रा में होती है। और खेती किस चीज़ की होती है? तो कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती, कॉटन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा कॉटन के साथ साथ चावल की भी खेती बहुत ही अच्छे तरीके से होती है इस नील नदी के बेसिन में। अब आप बताइए कि जब इजिप्ट में नील नदी बेसिन गुजर रही है, नील नदी बेसिन में चावल की खेती हो रही है और कपास की खेती हो रही है, तो कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, तो सूती वस्त्र उद्योग का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो गया है कैरो में। ठीक है, दूसरी चीज, कैरो जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला अगर कोई शहर है तो वो कैरो है, जो नील नदी के डेल्टा पर स्थित है, और ज्यादा जनसंख्या है, कॉटन की खेती हो रही है, इसलिए कैरो का जो क्षेत्र है वो रेडीमेड गारमेंट या सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत बड़ा एक हब के रूप में डेवलप हुआ है। ठीक है, इसके अलावा चावल और कपास की खेती अगर हो रही है तो उसका एक्सपोर्ट भी करना होगा। ठीक है, तो कैरो जो है उसका एक एक्सपोर्ट करने के रूप में आप मान लीजिए वो भी एक मुख्य सेंटर बनता है। ठीक है, कैरो के बगल में ही अगर आप देखें तट पर भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन के तट पर हमने देखा अलेक्जेंड्रिया नाम का एक बंदरगाह है।
तो जो भी चावल और सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल्स जो कैरो में बन रहे हैं, उन सभी का एक्सपोर्ट किया जाता है अलेक्जेंडरिया पोर्ट से। ठीक है, तो अलेक्जेंडरिया पोर्ट कहाँ है? भूमध्य सागर के तट पर। फेमस किस लिए है? तो ये चावल और सूती वस्त्र के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। ठीक है, इसके अलावा ये भूमध्य सागर के तट पर स्थित अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो भूमध्य सागर तट पर स्थित है, वो है अलेक्जेंडरिया। ठीक है, यहां तक चीजें आपने आसानी से देख लिया। मैं एक बार फिर से लोकेशन से रिवाइज करा रहा हूं कि हमने शुरू किया आपका जो एटलस माउंटेन है वहां से। एटलस माउंटेन हमने देखा मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। फिर हमने देखा उसकी माउंट टुबुकुल हाईएस्ट पीक है जो मोरक्को में है। फिर हमने देखा मोरक्को की राजधानी रबात को जो एक बंदरगाह है। फिर अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स को जो एक बंदरगाह है। फिर हमने देखा लीबिया की राजधानी ट्रिपोली और ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस को, जो दोनों क्रूड ऑयल के लिए विख्यात हैं। फिर हमने देखा लीबिया का एक और पोर्ट जो है बेंगाजी। उसके बाद हमने देखा इजिप्ट की राजधानी कैरो जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है, रेडीमेड गारमेंट या कॉटन इंडस्ट्री, चावल के उत्पादन के लिए, ये सब चीज़ों के लिए फेमस है। और कैरो के बगल में भूमध्य सागर तट पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा बंदरगाह हमने देखा जो कि अलेक्जेंडरिया है और मुख्य रूप से चावल और सूती वस्त्र उद्योग का एक्सपोर्ट कर रहा है। यहां तक बातें क्लियर हैं। अब हम यहां से थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, और आगे की ओर चलने के लिए आपको एक चीज देखना पड़ेगा, और वो क्या देखना है? वो देखना है आपको फिजिकल मैप में। फिजिकल मैप में आएंगे अगर आप, हाँ यहां पर आइए। अगर आप फिजिकल मैप में आएंगे तो आपको एक चीज दिखेगा। यहां पर देखिए, ये आपका अफ्रीका का एरिया है, ये जो मैं रेड कर रहा हूं, देखिए ये अफ्रीका का एरिया है। रेड जो मैंने कर दिया वो पूरा। ठीक है, अफ्रीका के बाद यहां पर अगर आप देखें तो ये इस तरफ से ये शुरू हो जाता है आपका इस तरफ एशिया का, और इन दोनों के बीच में एक क्षेत्र है जिसकी अगर मैं संरचना बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके की है। अगर आप देखें, मैं इसी वाले क्षेत्र को बड़े में बनाया हूं। तो ये है आपका सिनाई पेनंसुला। सिनाई पेनंसुला, ठीक है, सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप के एक तरफ होगा गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, और इस तरफ होगा गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ स्वेज। और ये जो बीच का हिस्सा, ये जो डॉटेड मैंने बना दिया, ये है आपका रेड सी, रेड सी, लाल सागर। ये वही चित्र है। यहां पर देखिए, ये है आपका सिनाई पेनंसुला, इसके इस तरफ ये है आपका गल्फ ऑफ अकाबा, इस तरफ है गल्फ ऑफ स्वेज, और ये है पूरा आपका रेड सी। ठीक है, तो सिनाई जो पेनंसुला है, ये सिनाई पेनंसुला अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है एशिया कॉन्टिनेंट से। एशिया को अफ्रीका से कनेक्ट करने वाला एक लैंड मास है जिसको कहा जाता है सिनाई प्रायद्वीप। आप यहां पर देखें तो इसके इस तरफ ये पूरा आपका मिस्र का एरिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एरिया है। ठीक है, और ये एक गल्फ है। ठीक, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इसके इस तरफ ये पूरा एशिया का एरिया है। ठीक, और ये है एक गल्फ आपका। ठीक, तो ये सिनाई प्रायद्वीप बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अलग कर जोड़ता है स्थल के द्वारा, लैंड मास के द्वारा एशिया कॉन्टिनेंट से। इसलिए ये एक स्थमस का एग्जाम्पल है, यानी कि जो सिनाई प्रायद्वीप है वो एक स्थमस है। स्थमस यानी स्थल संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये स्थल संधि का एग्जाम्पल है। दूसरी विशेषता, ये एक होर्स्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है।
एक होर्स्ट माउंटेन का। होर्स्ट माउंटेन आप पढ़ चुके हैं। होर्स्ट माउंटेन में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्र है, उसमें उसके नीचे ऐसे तनाव बल काम किया, तनाव बल काम करने से चट्टानों में क्रैक्स पड़ेंगे, चट्टानों में क्रैक पड़ने की वजह से बीच का हिस्सा ऊपर अगर उठ जाए और किनारे अपनी जगह पर बने रहें तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके की हो जाती है। ये तो इससे ये एक खाड़ी बन गई, ये एक खाड़ी बन गई, ठीक। यही दोनों खाड़ियाँ और ये बीच का जो हिस्सा है ये आपका रेड सी का हिस्सा है। ये दो खाड़ियाँ बन गई, ये बीच का हिस्सा ऊपर उठ गया है, उसी को आप होर्स्ट पर्वत कहते हैं। तो सिनाई पेनिनसुला एक होर्स्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कनेक्ट करती है, इसलिए एक स्थल संधि या इस्थमस का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके एक तरफ गल्फ ऑफ अक्काबा है, दूसरी तरफ गल्फ ऑफ स्वेज है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब आप आइए इस वेस्टर्न एरिया पर, जो कि हमने बताया कि गल्फ ऑफ स्वेज है। गल्फ ऑफ स्वेज से आप एक चीज आपको पता होगा कि जो स्वेज कैनाल है, स्वेज नहर है, वो बेसिकली इसी गल्फ ऑफ स्वेज के पास बनाई गई है, ठीक है। इसी मैप में अगर आप देखेंगे तो ये आपका मैं पेन चेंज करता हूं, ये जो ब्लू हिस्सा जो मैंने बना दिया ये आपका है गल्फ ऑफ स्वेज, ठीक है। ये आपका गल्फ ऑफ स्वेज है। इस गल्फ ऑफ स्वेज के बाद ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है ये आपका रेड सी है, ठीक। ये रेड सी हो गया जो मैंने ग्रीन बनाया है, ठीक है। और तीसरा, अगर आप इस ब्लू के इस तरफ अगर आप देखेंगे, इसके इस तरफ ये पूरा क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो ये आपका है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है। तो इस तरफ आपका है मेडिटेरेनियन सी, इस तरफ है रेड सी, और इन भूमध्य सागर और रेड सी के बीच में एक स्थल खंड है। ये छोटा सा स्थल खंड है जो कि सिनाई प्रायद्वीप का हिस्सा है ना, मिस्र वाला क्षेत्र में। अगर उसी स्थल खंड को काट कर एक नहर बना दिया जाए तो लाल सागर से होते हुए भूमध्य सागर में आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। इस चीज को इस मैप में देखिए, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा, ठीक है। ये है आपका रेड सी का हिस्सा, और यहाँ पर देखिए ये हल्का सा है आपका, ये हल्का सा जो खाड़ी है वो गल्फ ऑफ स्वेज है, और इसके बाद ये हिस्सा देखिए ये स्थल खंड का हिस्सा है, ठीक है, जो मिस्र वाले क्षेत्र में है। तो अगर इसी स्थल खंड के हिस्से को, यानी यहाँ पर ये जो गल्फ ऑफ स्वेज है, इसी को इस स्थल खंड तक काट कर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, एक नहर बना दिया जाए, तो भूमध्य सागर से लाल सागर के बीच में एंट्री करना आसान हो सकता है। उसका बेनिफिट क्या होगा, तो उसका बेनिफिट आप इस मैप में अगर आप देखें, उसका बेनिफिट ये होगा कि शुरुआत में ये यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्रीज से व्यापार करने के लिए अगर मान लीजिए भारत में आना हो, तो भारत यहाँ से अगर आप देखेंगे तो भारत कुछ यहाँ पर है भारत, ठीक। अब आप बताइए कि अगर यूरोपियन कंट्री को भारत आना था तो वो इधर से होके पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए तब आते थे भारत, तो उनकी दूरी बहुत ज़्यादा पड़ जाती थी, ठीक है। अब उस दूरी के मद्देनज़र जो ट्रेड था वो बहुत महंगा पड़ जाता था। टेक्नोलॉजीज बढ़ने के साथ लोगों को ये लगने लगा कि हमें एक शॉर्ट रूट चाहिए जिससे हम तेजी से ट्रेड कर पाएं। इसलिए ये कहा गया कि यहाँ पे यूरोप से हिस्से से निकलने के बाद मेडिटेरेनियन सी में एंट्री करने के लिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर जनसंधि है। यहाँ से अटलांटिक ओशन से जिब्राल्टर जलसंधि से होकर मेडिटेरेनियन सी में आया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है,
ठीक है। और अटलांटिक ओशन से मेडिटेरेनियन सी में जाने का एकमात्र रास्ता यही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, इसीलिए इसे की ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। तो जिब्राल्टर जल संधि हो गई। जिब्राल्टर जल संधि किसको किससे जोड़ रही है? तो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से। अलग किसको कर रही है? तो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से। इस तरफ देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप का एटलस माउंटेन वाला हिस्सा है और इस तरफ आपका ये यूरोप के कंट्रीज हैं, स्पेन वाला एरिया है, स्पेन पुर्तगाल। ठीक है, तो वो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग कर रही है अटलांटिक ओशन में, फिर जिब्राल्टर जल संधि से होकर मेडिटेरेनियन सी में। और यदि किसी तरीके से इस स्थल खंड पर एक लेक अगर बना दिया जाए, एक नहर बना दिया जाए, तो इस नहर से होकर हम आसानी से गल्फ ऑफ सुएज से होकर रेड सी में आ सकते हैं और फिर रेड सी से गल्फ ऑफ अदन से होते हुए, ये आपका गल्फ ऑफ अदन है, यहां से होते हुए फिर देखिए आप इंडियन ओशन में एंट्री करके भारत आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी में 1869 ईस्वी के आसपास में सुएज नहर का निर्माण किया गया और वो सुएज नहर जो बनी वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और अलग किसको किससे करेगी? तो यहां पर देखिए, यहां पर ऐसे नहर बन गई तो ये गल्फ ऑफ सुएज जो है उसको अलग करेगी अफ्रीका के क्षेत्र से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एरिया से। ठीक है, तो इसको अलग करने लगी। अब जब सुएज कैनाल बन गई तो सुएज कैनाल के बन जाने से यूरोप से जो भारत की डिस्टेंस है उसमें लगभग 7000 किलोमीटर की कमी आ गई। 7000 किलोमीटर की कमी आ गई, इसलिए व्यापार करना, एक तो समय कम लगने लगा, फ्यूल कम लगने लगा, इसलिए व्यापार जो है और बेहतर डेवलप करने लग गया। ठीक, तो ये जब सुएज कैनाल ये बनाया जाने लगा तो ये जो लैंड मास था, ये छोटा सा जो लैंड मास आपको दिख रहा है, यहां पर 4 झीलें हैं जो आपको एटलस में नहीं मिलेगा, परेशान नहीं होना है। 4 झीलें हैं, उन्हीं 4 झीलों को आपस में कनेक्ट करते हुए ये सुएज कैनाल बना दिया गया। वो 4 झीलें कौन सी हैं? तो मंजाला, तिमसाह, ग्रेट बिटर और चौथा है लिटिल बिटर। चौथा है लिटिल बिटर। ठीक है, तो ये 4 झीलें थी, इन्हीं 4 झीलों को आपस में कनेक्ट करते हुए एक नहर बना दिया गया जिसको सुएज कैनाल कहते हैं। ये झीलें कौन सी हैं? तो मंजाला, तिमसा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। ठीक है, ये चूंकि अभी जो सुएज कैनाल का हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, क्योंकि एक जो जहाज था, एक शिप था, वो इस नहर में फंस गया था, जिसकी वजह से जो व्यापार है वो काफ़ी दिनों तक ठप रहा था। ठीक है, और इसकी वजह से मिस्र को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, इसलिए उसने भरपाई की बात की थी, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो आपसे इन झीलों का क्रम पूछा जा सकता है, इन झीलों के बारे में पूछा जा सकता है, सुएज कैनाल के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका सिनाई प्रायद्वीप का एरिया, और सिनाई प्रायद्वीप के बाद के पास में कैसे सुएज कैनाल बना हुआ है, सुएज कैनाल किन झीलों से को जोड़ता हुआ बना हुआ है। अब आप एक चीज और देखिए कि झील हमने बना, झीलों को कनेक्ट करते हुए हमने नहर बना दिया। उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। अब जब उद्देश्य व्यापार करना है तो बंदरगाह की जरूरत पड़ेगी। अब जब बंदरगाह की जरूरत पड़ी तो आपको बंदरगाह दिख जाएगा 2। एक यहां भूमध्य सागर के तट के पास, जहां पर ये सुएज नहर एंड होगा, वहां पर आपको मिल जाएगा पोर्ट सईद। पोर्ट सईद सुएज कैनाल के मुहाने पर मेडिटेरेनियन सी के तट पर स्थित है पोर्ट सईद। जबकि अगर आप सुएज की खाड़ी के पास में देखेंगे, यानी इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पे आपको सुएज
बंदरगाह मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बंदरगाह यहां पर बना दिया गया इस जगह पर जो कि है स्वेज पोर्ट, एक बंदरगाह यहां पर बना दिया गया जो कि है पोर्ट सईद। ठीक, ये दोनों स्वेज कैनाल पर स्थित नहर हैं, पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं। ठीक, ये इतना बात आपको ध्यान में रखना है इस पूरे क्षेत्र से। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हैं। अब हम यहां से आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, हमने सुएज कैनाल तक की बात कर ली, सिनाई प्रायद्वीप की बात कर ली। ठीक है, सिनाई प्रायद्वीप के बाद हमने आपको बताया था यहां पर एक जगह है जिबूती। मैप में आइए, पॉलिटिकल मैप में आइए। तो पॉलिटिकल मैप में हमने आपको देश दिखाया था जिबूती। देखिए ये है जिबूती, ये है आपका जिबूती नाम का जो कंट्री है वो, ये छोटा सा कंट्री है जिबूती। ठीक है, जिबूती कंट्री में ही, जहां पर जिबूती कंट्री है वहां पर अगर आप फिजिकल मैप में देखेंगे तो आपको एक झील दिखेगी, जिस झील का नाम है लेक असल। ठीक है, एटलस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर है आपका ये जिबूती कंट्री है, जिबूती कंट्री के पास यहां पर देखिए ये है लेक असल। ठीक है, ये लेक असल है, लेक असल। असल झील कहां पर है? तो जिबूती कंट्री में है। जिबूती जो कंट्री है ना, उसमें लेक असल जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा बिंदु है, सबसे निम्नतम बिंदु है सी लेवल से। ठीक है, तो लेक असल। इसके अलावा ये जो रेड सी है ना, ये सब भ्रंश घाटी है। रेड सी जिसमें बना है वो भी एक रिफ्ट वैली है, और इस लेक असल से एक रिफ्ट वैली की शुरुआत होती है, और वो रिफ्ट वैली पूरे के पूरे अफ्रीका में, जैसे ईस्ट वाले पूरे क्षेत्र में ये फैला हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा फैला हुआ है, और इसको बोला जाता है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, जिसकी शुरुआत होती जिबूती के पास में लेक असल से शुरू होकर, ये यहाँ पर आपको एक झील मिलेगी दक्षिण में, जिसकी बात अभी हम बाद में करेंगे, लेक मलावी, उसके पास तक फैली हुई है। अभी हम झीलों को अलग से देखेंगे, अभी हम इस सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो वहां पर जो चीजें आ रही हैं बस उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेक असल आपको दिख गया। लेक असल लोएस्ट पॉइंट है पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, जो जिबूती में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा जिबूती से, जहां पर आप जिबूती हैं उसी के थोड़ा सा और अंदर की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक लोकेशन दिखेगा, एक जलसंधि दिखेगी, जिसका नाम है बाब अल मालदेव जलसंधि। बाब अल मालदेव। यहां पर देखिए, यह है आपका लाल सागर, यह है गल्फ ऑफ अदेन। ठीक है, तो लाल सागर और गल्फ ऑफ अदेन के बीच में ही आपको एक जलसंधि दिखेगी इस तरीके से, जिसका नाम है बाब अल मांडेव। बाब अल मांडेव जलसंधि। ये जो बाब अल मांडेव जलसंधि यानी स्ट्रेट ऑफ बाब अल मांडेव है, ये दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगा। वो दो वाटर बॉडीज कौन सी है? तो एक तरफ है रेड सी, दूसरी तरफ है गल्फ ऑफ अदेन। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। अदन की खाड़ी, ये जो अदन की खाड़ी है किसका हिस्सा है? तो ये है इंडियन ओशन का हिस्सा, इंडियन ओशन। तो रेड सी को इंडियन ओशन के अदन की खाड़ी से जोड़ता है ये बाब अल मांडेव जलसंधि।
दूसरी बात उठती है कि ये एक जल संधि है, तो ये दो स्थल खंडों को अलग भी करेगा। तो दो स्थल खंड कौन से हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप के दो क्षेत्र, एक तरफ है जिबूती और दूसरा है सोमालिया। तो जिबूती और सोमालिया को एशिया महाद्वीप के यमन से अलग करती है। ठीक है, तो जिबूती और सोमालिया को यमन से अलग करता है ये बाब अल मांडेब जल संधि। यानी बाब अल मांडेब दूसरी जल संधि है जो अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग कर रही है। एक जिब्राल्टर हमने देखा था जो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग कर रही थी, एक हमने बाब अल मांडेब देखा जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ रही है और साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती और सोमालिया देश को एशिया महाद्वीप के यमन देश से अलग कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। अब ये जो बाब अल मांडेब जल संधि है, इसी जल संधि के पास अगर आप देखेंगे तो सोमालिया के पास एक बंदरगाह है जिसका नाम है बेरबेरा, है ना, जिसका नाम है बेरबेरा। ये है सोमालिया का क्षेत्र। अब देखिए यहां पर यह है सोमालिया पेनिनसुला। इसी के पास में ही अगर आप देखेंगे इस जल संधि के पास में यहां पर तो आपको मिल जाएगा बेरबेरा। बेरबेरा बंदरगाह है जो सोमालिया का है, इसी बाब अल मांडेब जल संधि के पास में स्थित है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप गल्फ ऑफ अडेन में आएंगे तो गल्फ ऑफ अडेन में आपको एक द्वीप दिख जाएगा, उस द्वीप का नाम है सुकुत्रा। सुकुत्रा, ठीक है, तो गल्फ ऑफ अदेन के पास में देखिए ये छोटा सा एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है सुकुत्रा। और इस द्वीप पर कब्जा किसका है? तो इस द्वीप पर कब्जा है यमन का। ठीक है, तो यमन का एक द्वीप है गल्फ ऑफ अदेन में जो कि है सुकुत्रा। द्वीप और बहुत सारे हैं लेकिन सुकुत्रा का नाम ध्यान इसलिए रखना है कि जो सुकुत्रा वाला क्षेत्र है इसी पर यूएसए ने अपना नेवल बेस बनाया हुआ है। ठीक है, जब कोल्ड वार का सीजन चल रहा था तो रशिया को टारगेट करना था यूएसए को, तो रशिया दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से यूएसए संधि कर रहा था, वहां पर अपने नेवल बेस बना रहा था। तो उसी में एक सुकुत्रा आइलैंड भी है, इसलिए सुकुत्रा का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, रणनीतिक जो महत्व है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सुकुत्रा आइलैंड के बारे में ध्यान रखना, ये यमन का है, गल्फ ऑफ अदेन में है या हिंद महासागर में है, ये दोनों बातें आपसे लिखी पूछी जा सकती। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। अब यहां से हम और आगे चलते हैं, यहां से आप थोड़ा सा और नीचे की तरफ आइए। अच्छा, यहां से नीचे आने से पहले एक चीज और देख लीजिए, एक बार पॉलिटिकल मैप में आइए फिर से। और पॉलिटिकल मैप में जब आप आएंगे तो आपको यहां पर 3 देश दिखेंगे। एक आपका ये हो गया इथोपिया, इथोपिया के बाद ये हो गई आपकी जिबूती, जिबूती के बाद ये हो गया सोमालिया। ठीक है, और सोमालिया के बाद ये छोटा सा एक देश हो गया इरिट्रिया। ये 4 देश आपने जो देखा, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया, इन चारों देशों को मिलाकर इस क्षेत्र को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये पूरा एरिया अगर आप देखेंगे तो यहां से ये एक सींग की तरह ऐसे निकला हुआ है, इसलिए इन चारों को मिलाकर कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का जो सींग है उस तरीके का। तो उसमें कौन कौन से देश हैं? तो आपका इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया, ये चारों देश आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहां से आप इसी फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप में ही थोड़ा सा नीचे की तरफ चलिए। देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि बेरबेरा है ना, बेरबेरा अगर आप देखेंगे तो ये आपका सोमालिया का क्षेत्र है, इसके तट पर यहाँ पर जिबूती के जस्ट पास में बेरबेरा मिल जाएगा। ठीक है, ये है सोकोत्रा द्वीप, ये है गल्फ ऑफ अदेन। ठीक, ये इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा, इसको भी ध्यान में रखिएगा, अस्मारा। ठीक है, पोर्ट सूडान भी एक, सूडान में एक पोर्ट सूडान है, रेड सी के तट पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रेड सी पर अगर पोर्ट्स का हम एक क्रम देखना चाहें, यहाँ पर देखिए ये है अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया के बाद यहाँ पर है पोर्ट सईद, पोर्ट सईद के बाद यहाँ पर है पोर्ट स्वेज,
पोर्ट स्वेज के बाद यहाँ पर है आपका पोर्ट सूडान, पोर्ट सूडान के बाद यहाँ पर देखिए अस्मारा है, अस्मारा के बाद आपका बेरबेरा है। तो ये एक नॉर्थ टू साउथ क्रम बनता है इनके क्षेत्रों का, जो लाल सागर, भूमध्य सागर से लाल सागर के तट पर स्थित है। नाम फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, अलेक्जेंड्रिया, फिर पोर्ट सईद, फिर पोर्ट स्वेज, स्वेज के बाद है पोर्ट सूडान, सूडान के बाद अस्मारा, अस्मारा के बाद बेरबेरा, बेरबेरा। ठीक है, तो ये नॉर्थ टू साउथ एक क्रम हुआ जो आपसे एग्जाम में लगवाया जा सकता है, तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आप थोड़ा सा और नीचे की ओर बढ़िए इसके आगे। तो आप अगर थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएंगे तो केनिया वाले क्षेत्र में, ये सोमालिया तक आप आ गए थे। सोमालिया के बाद सोमालिया की ये राजधानी है मोगादिशु, तट पर है, ये भी एक बंदरगाह है जो इंडियन ओशन के तट पर है। ठीक है, बेसिकली ये जो सोमालिया का पूरा क्षेत्र है, ये सोमालिया का क्षेत्र जो है वो समुद्री लुटेरों के लिए है ना, जो समुद्र में लुटेरे हैं या लूटपाट का पूरा एरिया, ये वैसे ही क्षेत्रों से है। जो सोमालिया के लोग हैं वो चूंकि एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है नहीं, तो गरीबी भूखमरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सोमालिया के लोग ज़्यादातर समुद्री क्षेत्रों में ट्रैवल करते रहते हैं और जो भी जहाज मिलता है उनको लूटपाट करते रहते हैं। ठीक है, तो अब सोमालिया के बाद आप थोड़ा सा नीचे आइए, तो यहाँ पर आपने देखा था केनिया, ये केनिया देश है। ठीक है, केनिया के देश की बात करें तो केनिया में अगर आप देखें तो केनिया की राजधानी स्थित है नैरोबी, जो तट से काफी अंदर है। ठीक, तो केनिया की राजधानी नैरोबी है जो तट से बहुत अंदर है और हाईलैंड पर स्थित है। हाईलैंड यानी उच्च भूमि पर स्थित है। बेसिकली अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र हिल स्टेशन कह सकते हैं आप इसको। तो ये केनिया की राजधानी नैरोबी जो तट से बहुत अंदर स्थित है, हाईलैंड पर लोकेटेड है, इसलिए ये एक हिल स्टेशन है, एक हिल स्टेशन के रूप में फेमस है अफ्रीका में। ठीक है, इसके अलावा ये जो केनिया का राजधानी नैरोबी वाला पूरा क्षेत्र है, ये हाई अल्टीट्यूड पर है और हाई अल्टीट्यूड पर होने की वजह से यहाँ पर चाय की खेती बहुत अच्छी की जाती है। इसीलिए दुनिया में टी एक्सपोर्ट कंट्रीज का अगर आप नाम लेंगे तो जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उनमें से केनिया भी एक हमेशा रहता है। बेसिकली श्रीलंका और केनिया यही दोनों टॉप 3 में हमेशा बने रहते हैं। कभी श्रीलंका टॉप एक्सपोर्टर हो जाता है तो कभी केनिया हो जाता है। ठीक है, भारत उत्पादक बहुत बड़ा है, लेकिन भारत में चाय का उत्पादन होता है और हम ही लोग पी जाते हैं, यानी भारतीय लोग, भारत में चाय पैदा हुआ और हम ही पी जाते हैं। वैसे चीन में भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन चीन के लोग ही पी जाते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं। जबकि केनिया और श्रीलंका की बात करें तो प्रोडक्शन तुलनात्मक रूप से कम होने के बावजूद एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि कंजम्पशन कम है। तो केनिया की राजधानी नैरोबी जो कि चाय उत्पादन के लिए, चाय के बागानों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और एक हिल स्टेशन है। इसी नैरोबी में अगर आप देखेंगे तो एक संस्था है जिसका नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जो कि बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टडीज को प्रोवाइड करता है, उसके रिलेटेड कंजर्वेशन क्षेत्रों में काम करता है। उसका मुख्यालय यही नैरोबी में है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब केनिया के बाद, केनिया में नैरोबी हमने देख लिया। नैरोबी के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, केनिया में ही तट पर तो आपको एक बंदरगाह दिखेगा जिसका नाम है मोम्बासा। ये मोम्बासा बंदरगाह है केनिया का। ठीक है, तो राजधानी नैरोबी है जो तट से अंदर है, लेकिन केनिया में ही तट पर जो बंदरगाह स्थित है उसका नाम है मोम्बासा। ठीक है, आगे अब जहां पर आपने मोम्बासा देखा है, उसी मोम्बासा के पास में अगर आप देखेंगे तो आपको 2 छोटे छोटे द्वीप दिख जाएंगे। ठीक है, 2 छोटे छोटे द्वीप यहां पर देखिए, मोम्बासा के नीचे ये एक द्वीप है और ये है दूसरा। एक द्वीप का नाम है पेम्बा और दूसरे द्वीप का नाम है जंजीबार। पेम्बा और जंजीबार, ये 2 छोटे छोटे द्वीप आपको दिख जाएंगे इसी केनिया के तट के पास में, बेसिकली तंजानिया के पास में देखेंगे तो ये दोनों द्वीप हैं। ठीक है,
ये दोनों द्वीप पर कब्जा किसका है या किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो तंजानिया के। ये दोनों तंजानिया के द्वीप हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों द्वीप फेमस हैं लौंग की खेती के लिए, है ना। लौंग बहुत ज्यादा उत्पादन होता है यहाँ पर। उस लौंग उत्पादन की वजह से इन दोनों द्वीपों को ही कहा जाता है लौंग द्वीप या क्लोव आइलैंड। क्लोव आइलैंड नाम से जाने जाते हैं ये पेम्बा और जंजीबार द्वीप, जो कि दोनों के दोनों हैं तंजानिया के द्वीप। ये दोनों हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। तो हिंद महासागर के दोनों द्वीप हो गए। अब हम इससे आप थोड़ा सा और नीचे चलिए, पेम्बा और जंजीबार के बाद थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो आपको एक और क्षेत्र मिलेगा या एक और आप कह लीजिए बंदरगाह मिलेगा, जो कि तंजानिया का प्रमुख बंदरगाह है और साथ ही साथ राजधानी भी है। वो है दार एस सलाम। दार एस सलाम, ठीक है। तो तंजानिया की राजधानी है दार एस सलाम, साथ ही साथ एक बंदरगाह भी है, ठीक है। तो ये जो दार एस सलाम है ये तंजानिया की राजधानी होने के साथ साथ अगर आप ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे तो पूर्वी अफ्रीका का सबसे व्यस्त बंदरगाह है ईस्टर्न कोस्ट पर, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट पे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है दार एस सलाम। दूसरी विशेषता, तंजानिया की राजधानी है और साथ ही साथ ये तंजारा रेल का पूर्वी जंक्शन है। तंजारा रेल का ईस्टर्न जंक्शन, ईस्टर्न जंक्शन। अब प्रश्न उठता है ये तंजारा रेल क्या है? तो तंजारा रेल बेसिकली दार एस सलाम से शुरू होकर अंगोला की राजधानी बेंगुएला तक चलती है। इस तरीके से ये है आपका बेंगुएला, तो यहां तक आती है, यानी पूरे अफ्रीका महाद्वीप को ईस्ट वेस्ट क्रॉस करती हुई चलती है ये तंजारा रेलवे। तो तंजारा रेलवे का ईस्टर्न जंक्शन दार एस सलाम है और वेस्टर्न जंक्शन अंगोला की राजधानी बेंगुएला है, ठीक है। तो बेंगुएला शहर, ठीक है। तो अंगोला के बेंगुएला तक ये जाती है और यहां से तंजारा रेलवे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, या आप कह सकते हैं कि ये ऐसा रेलवे है जो अफ्रीका महाद्वीप के ईस्टर्न कोस्ट को वेस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है। बेंगुएला राजधानी नहीं है अंगोला की, एक शहर है, एक प्रमुख बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। अंगोला की राजधानी लुआंडा है, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी स्लिप कर गया टंग, तो ध्यान रखना है बेंगुएला बेसिकली एक बंदरगाह है, ठीक है। तो ये हो गया दार एस सलाम की बात। आगे आप इसी चीज को थोड़ा सा और नीचे की ओर बढ़िए, इस वाले क्षेत्र से ही तंजानिया हो गया। तंजानिया के बाद थोड़ा सा अगर आप और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा, यहां पर देखिए मोजाम्बिक देश है, ये आपका है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक आइलैंड है जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर, और इन दोनों द्वीप के बीच में आपको मिल जाएगा एक वाटर बॉडी जिसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। मोजाम्बिक चैनल मिल जाएगा। तो मोजाम्बिक चैनल बेसिकली मोजाम्बिक को मेडागास्कर से अलग करता है, या अफ्रीका कॉन्टिनेंट को मेडागास्कर द्वीप समूह से अलग करता है, मेडागास्कर के द्वीप से अलग करता है ये मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। मोजाम्बिक चैनल में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां आकर गिरती हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो। एक नदी का नाम है जिम्बेजी, यहां पर देखिए ये है जिम्बेजी रिवर, ये आपका आ रही है जिम्बेजी। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ये जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं देखिए ये है जिम्बाजी रिवर, ये इधर से होते हुए ये यहां से आके ये मोजाम्बिक चैनल में गिर गई, ठीक है। और दूसरी नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो, वो लिम्पोपो नदी भी इसी वाले क्षेत्र से आती है, इस एटलस में नहीं बना हुआ है। बाद में जब हम नदियां देखेंगे, एक मिनट मैं आपको फिजिकल मैप में अगर आप चलेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए ये है जेम्बाजी रिवर, यहां पर देखिए
ये है आपका जेम्बजी रिवर। जेम्बजी रिवर देखिए ये यहाँ से आके ये मोजाम्बिक चैनल में गिरी। ये है लिम्पोपो रिवर, ये लिम्पोपो रिवर यहाँ से देखिए ये आकर ये गिरी मोजाम्बिक चैनल में। ठीक है, तो दो मुख्य नदियाँ, ये है आपका, ये जो डॉटेड मैं बना रहा हूँ ये है आपका मोजाम्बिक चैनल, ये है मोजाम्बिक चैनल, ये आपका मेडागास्कर द्वीप है, और ये आपका जो क्षेत्र है ये आपका क्षेत्र है पूरा का पूरा मोजाम्बिक देश का। तो मोजाम्बिक देश को मेडागास्कर द्वीप से अलग करती है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल में जाम्बेजी नदी आकर गिरती है, और जाम्बेजी के साथ साथ लिम्पोपो रिवर आकर गिरती है। अब लिम्पोपो रिवर जो गिर रही है इसमें आप एक चीज देखिए, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा या मकर रेखा जिसको आप कहते हैं। तो लिम्पोपो रिवर यहां से निकली, ये देखिए एक बार मकर रेखा को क्रॉस की और फिर वापस दोबारा। तो लिम्पोपो रिवर मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। उसके बाद ये मोजाम्बिक चैनल में जाकर अपना जल विसर्जित कर देती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो रिवर। ठीक है, इसके बाद वापस से आइए पॉलिटिकल मैप पर। हाँ, वापस से आइए पॉलिटिकल मैप पे। पॉलिटिकल मैप पे अगर आप वापस आएंगे तो जहां पर आपने मोजाम्बिक देखा था, मोजाम्बिक के पास में ही आप और थोड़ा सा नीचे की ओर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एक शहर, एक और बंदरगाह जिसका नाम है मपूतो। ये है मपूतो, जो मोजाम्बिक देश का एक प्रमुख बंदरगाह है। और जहां पर मोजाम्बिक का जो बंदरगाह है मपूतो वो है, वहीं पर आपको एक खाड़ी मिल जाएगी, और उस खाड़ी का नाम है क्या? डेला गोवा की खाड़ी। डेला गोवा की खाड़ी। ये बेसिकली मपूतो जो है मोजाम्बिक की राजधानी भी है, एक बंदरगाह भी है। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए कि पूरे के पूरे ईस्टर्न अफ्रीका के क्षेत्र पर ढेर सारे बंदरगाह हैं। हमने देखा मोगादिशु बंदरगाह हो गया, मोम्बासा हो गया, दार एस सलाम हो गया। दार एस सलाम के बाद हमने यहाँ पर देखा मपूतो। ये 5 बंदरगाह हमने देखा एक क्रम में। तो सबसे पहली चीज तो इनका क्रम आपको ध्यान में रखना है कि मोगादिशु सोमालिया का है, केनिया का मोम्बासा है, तंजानिया का दार एस सलाम है, फिर मोजाम्बिक का मपूतो है। ठीक, ये बंदरगाह आपके क्रम हो गए। अगर आप अफ्रीका के इस पूरा बीच वाला एरिया को देखेंगे, जितने भी एरियाज हैं ये सब एरिया बहुत ज़्यादा फेमस है मिनरल्स के लिए। अब जब मिनरल्स उत्पादन यहाँ पर हो रहा था तो अंग्रेजों ने जब इस पूरे क्षेत्र पे कब्जा किया हुआ था तो उस मिनरल्स को अपने देश भेजने के लिए बहुत सारे पोर्ट्स डेवलप किए गए थे। उन्हीं क्रम में ये पोर्ट्स डेवलप हुए थे। ठीक है, तो ये पोर्ट्स का क्रम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद यहां तक आ जाने के बाद अब आप इसके थोड़ा सा और आगे चलिए। ठीक है, और आगे अगर आप चलेंगे तो आपको अफ्रीका महाद्वीप के नीचे वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ और शहर दिखेंगे। ठीक है, जैसे ये आपका दिख गया डरबन। ठीक, डरबन के नीचे अगर आपको देखेंगे तो यहां पर देखिए पोर्ट एलिजाबेथ। पोर्ट एलिजाबेथ के बाद इस तरफ आपका आ जाएगा केप टाउन। ठीक, तो क्रम क्या हो गया? मोगादिशु, मोम्बासा, दार एस सलाम, मपूतो, डरबन, दर्जन के बाद एलिजाबेथ। एलिजाबेथ से आप यूरोप की कंट्री सोच सकते हैं, लेकिन पोर्ट एलिजाबेथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वहां पर स्थित है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये एक तो क्रम हो गया। ठीक है, अब हम जहां पे डरबन की हम बात करते हैं तो डरबन की विशेषता देखते हैं कि डरबन का क्या विशेषता है। तो डरबन की अगर हम बात करें तो डरबन जो है वो अफ्रीका का सबसे व्यस्त पैसेंजर पोर्ट है। ठीक है, तो बिजिएस्ट पैसेंजर पोर्ट है अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, तो डरबन अफ्रीका का सबसे व्यस्त पैसेंजर बंदरगाह है। इसके अलावा अगर बात करें, ये जो डरबन है ये फेमस है खट्टे रसदार फलों की खेती के लिए। खट्टे फल जैसे अंगूर और ऑरेंज हो गया, है ना, इस टाइप के फलों की खेती के लिए फेमस है। अब एक चीज बताइए आप कि जिस जगह पर
खट्टे रसदार फलों की खेती हो रही थी, ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस को हम क्या कह रहे थे? हम उसको कह रहे थे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कह रहे थे। तो क्या डरबन भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में आएगा? तो उत्तर है नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने आपको बताया था कि भूमध्य सागरीय जलवायु हमेशा महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पाई जाती है, पश्चिमी कोस्ट पर, वेस्टर्न कोस्ट पे। और डरबन कहाँ है? डरबन है ईस्टर्न कोस्ट पर, इसलिए भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है। और यही इसको खास बना देती है कि डरबन जो है वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्षेत्र में स्थित नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर खट्टे रसदार फलों की खेती होती है और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट पे है, खट्टे रसदार फलों की खेती होती है। ठीक इसी तरीके से अगर आप नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका में हमने ईस्टर्न एरिया में देखा था एक एरिया जिसका नाम था इस तरीके से, ये नॉर्थ अमेरिका अगर है तो यहां पर हमने देखा था फ्लोरिडा। फ्लोरिडा भी ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है, लेकिन फिर भी वहां पे खट्टे रसदार फलों की खेती होती है। ठीक उसी तरीके से डरबन अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है, लेकिन फिर भी यहां पर खट्टे रसदार फलों की खेती होती है, इसीलिए डरबन को अफ्रीका का फ्लोरिडा कहा जाता है। डरबन इज नोन एज फ्लोरिडा ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो ये दो विशेषताएं डरबन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद ये जहां पर डरबन आपने देखा, डरबन जो है उसके वो बेसिकली अफ्रीका का एक प्रांत है जिसको कहा जाता है नटाल। तो अफ्रीका के नटाल प्रांत की ये आप कह लीजिए कि जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो चावल और गन्ना के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, शुगर केन और राइस का उत्पादन हो रहा है इस डरबन के अंदर के पूरे हिस्से में, इस पूरे क्षेत्र में, पूरा का पूरा नटाल प्रांत में। और जब चावल और गन्ना की खेती होगी तो उसका एक्सपोर्ट भी तो होगा, तो उसके एक्सपोर्ट के लिए डरबन बंदरगाह का यूज किया जाता है। तो बेसिकली चावल और गन्ना के, चावल और चीनी के निर्यात के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये डरबन पोर्ट। ठीक है, तो ये हो गई डरबन की बात। डरबन के बाद और आप थोड़ा सा नीचे चलिए, इस क्रम में पोर्ट एलिजाबेथ एक बंदरगाह है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आप वापस से एक बार चलते हैं हम फिजिकल मैप में। एक बार फिर से आप अपने फिजिकल मैप की तरफ आएंगे तो नीचे आपको एक क्षेत्र दिखेगा जो है केप अगुलहास। आप आइए, हाँ, इस मैप में अगर आप देखिए ये है आपका केप अगुलहास। देखिए ये है केप अगुलहास। केप क्या होता है? हमने आपको बताया कि किसी भी महाद्वीप का, किसी भी स्थल खंड का वो हिस्सा जो समुद्र में ज्यादा अंदर तक एंट्री कर गया हो उसको आप कहते हैं कि वो एक केप होता है। ठीक, तो केप अगुलहास, केप अगुलहास की बात करें तो उसी के बगल में आपको एक और केप दिखेगा जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो केप ऑफ गुड होप और केप ऑफ अगुलहास, ये दो आपको केप दिख जाएंगे। केप की हिंदी होती है अंतरीप। ठीक है, तो केप अगुलहास और केप ऑफ गुड होप। केप अगुलहास की बात करें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है केप अगुलहास। ठीक है, इसके बाद केप ऑफ गुड होप की बात करें, केप ऑफ गुड होप जो है वो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर इन दोनों की सीमा पर स्थित है। ये है आपका यहां पर देखें तो ये है आपका केप ऑफ गुड होप, और ये केप ऑफ गुड होप स्थित है इधर हिंद महासागर, इधर अटलांटिक महासागर, इन दोनों की सीमा पर। अब प्रश्न उठता है कि केप ऑफ गुड होप इसका नाम क्यों है? तो आप समझिए प्राचीन काल में, सबसे पुराने समय में व्यापार होता था यूरोप वाले क्षेत्र से ऐसे इस तरफ से, है ना,
और केप ऑफ गुड होप की अगर आप बात करेंगे तो देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी 23.5 डिग्री। ठीक, तो ये आपका पड़ जाता है, ये केप ऑफ गुड होप अगर आप देखेंगे तो ये लगभग पड़ जाता है आपका 35 to 37 डिग्री के बीच में, है ना, यानी लगभग 40 डिग्री के आसपास में। और 40 डिग्री के आसपास में सदर्न हेमस्फीयर में जो वेस्टर्लीज होती हैं उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उनको रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है, गरजती चालीसा कहा जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने जहाज से इस क्षेत्र से एंट्री कर रहा है, इस क्षेत्र से आ रहा है, तो यहाँ पर जो हवा की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो लहरें उठेंगी वो भी काफ़ी ऊंची ऊंची होंगी। ठीक, और ऐसे में उनको तट दूर दूर तक दिखता नहीं है। और फिर ये केप वाला हिस्सा है जो समुद्र में काफ़ी अंदर तक ऐसे एंट्री किया हुआ है, वहाँ पर कोई लाइट जलती दिखती है तो इनको लगता है हाँ तट पर पहुँच गए हैं, यानी एक आशा की किरण दिखती है उनको, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया केप ऑफ गुड होप। यानी वो दिख जाने के बाद उनको भरोसा हो जाता है कि हाँ अब हम तट पर आ चुके हैं, अब हमारी जान बच जाएगी। ठीक, तो वो केप ऑफ गुड होप इसका नाम पड़ गया। ठीक है, केप ऑफ गुड होप के बाद आप वापस से आइए पॉलिटिकल मैप पे, वापस से पॉलिटिकल मैप पे चलिए। तो आप पॉलिटिकल मैप पे वापस से आइए। जब आप पॉलिटिकल मैप पे वापस से आएंगे तो आपको एक चीज, अब यहां से हमें अंदर चलना है। ठीक है, अब हम यहां से इधर नहीं जाएंगे, इधर हम बाद में देखेंगे। आप यहां पर आ गए, यहां पर देखिए एक शहर है केप टाउन नाम का, यह है केप टाउन। ठीक है, केप टाउन शहर मिल गया। केप टाउन शहर की अगर बात करें, ये जो केप टाउन एक बंदरगाह है, बंदरगाह कैसा बंदरगाह है, ये पोर्ट ऑफ कॉल का एग्जाम्पल है। पोर्ट ऑफ कॉल, पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब होता है कि एक ऐसा बंदरगाह जहां पर उस एरिया से गुजरने वाले जो पोर्ट होते, जो शिप्स होते हैं, वो कुछ देर तक रुकते हैं, अपना फ्यूल वगैरह लेते हैं, है ना, रीफ्यूलिंग होती है उनकी, थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर वापस किसी दूसरे जगह के लिए रवाना होते हैं। तो ये चूंकि इसके बाद एक लंबी दूरी तय करनी होती है, तो ये केप टाउन एक पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में डेवलप हो गया, तो एक पोर्ट ऑफ कॉल का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा ये जो केप टाउन है, यहां पर इसका अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रहा है, यानी ये 23.5 डिग्री है। और हमने आपको बताया था कि किसी भी कॉन्टिनेंट के 25 से 40 डिग्री, 25 से 40 डिग्री के बीच में स्थित क्षेत्र अगर वेस्टर्न कोस्ट पर हो, वहां पर एक स्पेसिफिक जलवायु पाई जाएगी जिसको कहा जाएगा मेडिटरेनियन क्लाइमेट। मेडिटरेनियन यानी भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। अब ये जो केप टाउन है ये इस दोनों विशेषताओं को पूरा करता है, यानी वेस्ट में भी है और 25 से 40 के बीच में है, यानी कि इस केप टाउन में कैसी जलवायु होगी, तो भूमध्य सागरीय जलवायु होगी। भूमध्य सागरीय जलवायु होगी तो उसकी दो विशेषताएं मैंने आपको बताया था। पहला, रेनफॉल कब होगा, रेनफॉल विंटर सीजन में होगा, यानी सर्दियों में बारिश होगी और जो समर होंगे, गर्मियां होंगी, वो ड्राई होंगी। और दूसरी विशेषता क्या बताया था, यहां पर खट्टे फलों की खेती होगी, खट्टे फलों की खेती होगी, है ना। नींबू परिवार के, लेमन फैमिली जो है उसके खानदान के जितने भी पौधे हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, उन सब की खेती होगी। तो केप टाउन में ये दोनों विशेषताएं पाई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद ये जो केप टाउन है ये अफ्रीका की, जो साउथ अफ्रीका देश है, उस साउथ अफ्रीका की वैधानिक राजधानी है। वैधानिक यानी लीगल, लीगल कैपिटल। ठीक है, तो वैधानिक राजधानी है केप टाउन अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की वैधानिक राजधानी है केप टाउन। ठीक है, इसके अलावा इसी केप टाउन से एक रेलवे लाइन गुजरता है,
ठीक है, ये आपका केप टाउन हो गया। केप टाउन की विशेषताओं को मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं। पहला, साउथ अफ्रीका की एक वैधानिक यानी लीगल कैपिटल है, मेडिटेरेनियन सी में है, इसलिए खट्टे रसदार फलों की खेती होगी और विंटर सीजन में रेनफॉल होगा। ठीक है, इसके अलावा पोर्ट ऑफ कॉल का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा केप टाउन से एक रेलवे लाइन शुरू होती है और केप टाउन से होते हुए ये रेलवे लाइन पूरे अफ्रीका महाद्वीप से होता हुआ जाता है कैरो, मिस्र में। ठीक है, तो ये मिस्र के राजधानी कैरो तक एक रेलवे लाइन गुजरती है। इस रेलवे लाइन की शुरुआत होती है आपके केप टाउन से। इस लाइन को कहा जाता है केप काहिरा रेल मार्ग। तो ये हो गया आपका केप काहिरा रेल मार्ग, जो कि केप टाउन, जो वैधानिक राजधानी दक्षिण अफ्रीका की, वहां से शुरू होकर मिस्र की राजधानी कैरो तक जाती है। ठीक है, तो इस रेलवे लाइन को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हमने आपको एक चीज बताया कि जो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका देश है, उसकी राजधानी जो है वो वैधानिक राजधानी है आपका केप टाउन, वैधानिक केप टाउन। इसके अलावा अगर आप देखें तो दो राजधानियां और हैं। एक राजधानी है न्यायिक राजधानी, जुडिशियल कैपिटल, वो है ब्लोएमफॉन्टेन। ब्लोएमफॉन्टेन साउथ अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है, जबकि प्रिटोरिया जो है वो प्रशासनिक राजधानी है। प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन है? तो प्रिटोरिया। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। वैधानिक राजधानी है आपका केप टाउन, न्यायिक यानी जुडिशियल कैपिटल है ब्लोएमफॉन्टेन, और प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो देश है उसकी। ठीक है, तो ये यहां तक बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हम केप टाउन तक आ चुके हैं, तो वापस ऐसे पश्चिमी कोस्ट पर ट्रेवल कर जाएं। आप ऐसे देखिए, देखिए अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि हम केप टाउन से ऐसे वेस्टर्न की तरफ ऐसे एंट्री करते हुए जहां से शुरू किए थे वहां आ जाएं। दूसरा रास्ता यह है कि हम यहां से अब इस रेलवे लाइन पर बैठ जाएं। हम यहां से पैदल आ रहे हैं, यहां तक पहुंचते पहुंचते काफी थक गए हैं, तब हम इस रेलवे लाइन पर बैठते हैं। और इस रेलवे लाइन पर बैठते ही यहां से ये जो ट्रेन गुजरेगी, इससे होते हुए हम अफ्रीका के मिडिल वाला जो पूरा एरिया है उसका एक बार भ्रमण कर लेते हैं, और फिर वापस इसी ट्रेन को पकड़ के वापस यहाँ आ जाएंगे, और फिर यहाँ से अपनी चर्चा को आगे इधर कर लेंगे। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा इजी वे में हम समझ पाएंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। ठीक है, तो अब हम इसके आगे की जो हमारी चर्चा होगी वो हम इसी केप टाउन के आगे इस रेल मार्ग के थ्रू शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन आज के सेशन को हम यहीं पर रोकेंगे। इतनी चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर अगले सेशन में हम अफ्रीका महाद्वीप का जो बाकी बचा हिस्सा है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।